हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक की, जिसका मार्केट कैपिटल है 103.41 बिलियन का और इसने क्लोजिंग दी है 173 पे। वैसे तो ये क्रिसमस सबके लिए मेरी क्रिसमस रहा है, लेकिन अगर किसी के लिए नहीं रहा होगा तो वो है आरबीएल बैंक, क्योंकि इसमें खबरें ही ऐसी आई हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ में क्या है। 26 दिसंबर को न्यूज़ आई आरबीआई एक्शन अगेंस्ट आरबीएल बैंक, जिसमें उन्होंने कहा कि दिस काइंड ऑफ एक्शंस डजेंट हैपन विदाउट अ स्ट्रॉन्ग रीज़न। मतलब कुछ ना कुछ बात हो रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे ये डिसीजन लिए गए हैं। तो डिसीजन क्या है? डिसीजन में उन्होंने बताया, पहला डिसीजन तो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है योगेश दयाल को एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द बैंक। और सेकंड जो है, इनके जो लॉन्ग टर्म एमडी एंड सीईओ हैं विश्ववीर आहूजा, ये इमीडिएट इफेक्ट के साथ छुट्टी पे चले गए हैं। और सब्सिक्वेंटली डायरेक्टर राजीव आहूजा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आहूजा, ये इंटरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ द बैंक के लिए आए हैं। ठीक है, तो ये जो दो न्यूज़ आई है, ऐसा क्या हो गया जो जिसकी वजह से इनको ये दो सडन डिसीजन लेने पड़े? तो इसका रीज़न तो उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है लेकिन अपने स्टेटमेंट दिए हैं। उसमें से एक है वेटरन बैंकर, जिन्होंने कहा है कि आइदर द रेगुलेटर मस्ट हैव फेल्ट दैट द बैंक वाज नॉट कंफर्मिंग टू डिस्क्लोज एज पर द रेगुलेशन और देयर कैन बी इशू ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी। एक तो रेगुलेशन इशू हो सकता है या तो फिर पर्सनल इंटीग्रिटी इशू हो सकता है। समथिंग बीइंग डन रॉन्ग रिपीटेडली, यहाँ पे कुछ तो भी बार बार गलत हो रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने ये डिसीजन लिया गया होगा। इसमें इन्होंने एक ये भी अपडेट दिया है कि इसके पहले उन्होंने जब आहूजा को अपॉइंट करने के लिए कहा था अगले 3 साल के लिए, और ये जो एक्सटेंशन है वो स्टार्ट होने वाला है था 30 जून 2021 से। तो अगर ये अगले 3 साल के लिए इनको अपॉइंट करने वाले थे और ये 30 जून से ये स्टार्ट होने वाला था, तो ये इमीडिएट इफेक्ट से ये छुट्टी पे क्यों चले गए, ये एक क्वेश्चन उठता है। और एक टॉप ऑफिशियल रेटिंग एजेंसी है, इनको जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वी वर स्टेबल इन द टर्म ऑफ रेटिंग एंड आउटलुक, बट नाउ वी विल डू अ रिव्यू, सेट द ऑफिशियल। और इन्होंने भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है। इज द सेट क्वालिटी कंसर्न पॉसिबल, सेट द बैंकर। RBL Bank profit were impacted in the second quarter significantly due to higher provisions. Both the gross NPA and net NPA ratio slipped in Q2. तो ये एक कंसर्न हो सकता है। अगर इनके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देखें तो वो बढ़कर हुए हैं 41 बीपीएस और 13 बीपीएस ऑन क्वार्टर टू 5.4% 2 और 2.14%। तो अगर ये हाई एनपीए की वजह से आरबीआई ने इसमें इंटरवेन किया है या फिर अलार्म रेज किया है, तो सिर्फ यही एक रीज़न हो सकता है। क्योंकि ये ऐसे बहुत बाकी की भी कंपनी है जहाँ पे एनपीए बहुत हाई है, लेकिन वहाँ पे आरबीआई अपना एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करता है। तो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हुई होगी जिसकी वजह से आरबीआई को लगा, तो उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट किया है। इसके साथ ही यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इसके पास्ट में ऐसे कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं, जैसे कि धनलक्ष्मी बैंक है, लक्ष्मी विलास बैंक है और येस बैंक है, जहाँ पे उन्होंने आरबीआई ने अपने लोगों को बैंक ऑफ बोर्ड में बैंक्स के बोर्ड में असाइन किया गया था। और वहाँ पे कॉमन इशू यही था कि गवर्नेंस कंसर्न रहता था या तो फिर इनके जो फाइनेंसेस थे उसमें प्रॉब्लम था। ठीक है, लोगों को शांत करने के लिए या फिर ज़्यादा पैनिक ना क्रिएट हो, इसलिए उन्होंने आरबीएल बैंक ने इन्फॉर्म किया है कि इनका जो बिज़नेस है वो एज यूजुअल चल रहा है। और उन्होंने आरबीएल ने ऐसा भी कहा है कि इनका जो बिज़नेस है या फिर फाइनेंशियल ट्रैजेक्टरी जो है वो इम्प्रूविंग ट्रेंड में चल रही है। मतलब इनके इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो 16.3% हाई है परसेंट पे है, और हाई लिक्विडिटी है अभी इनके लिए है, जो कि लिक्विड कवरेज रेशो बता रहा है 155% का। और इनकी जो एनपीए जो है वो भी स्टेबल है और क्रेडिट डिपॉजिट रेशो भी 74.1% है। तो ये तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने एक अपना क्वेश्चन बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि वी आर वरीड एंड कंसर्न अबाउट द डेवलपमेंट दैट आर टेकन प्लेस इन द अफेयर्स ऑफ आरबीएल बैंक। और इन्होंने एक लेटर भी लिखा है फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को, जिसमें उन्होंने लिखा है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू द सडन एग्जिट ऑफ मिस्टर विश्ववीर आहूजा अलॉन्ग विद द इंडक्शन ऑफ दयाल from RBI on the board as an additional member indicate
दैट एवरीथिंग इज़ नॉट ओके विद द बैंक। मतलब यहाँ पे विश्ववीर आहूजा इनको हटा के या फिर उनको जो अभी सडन एग्ज़िट हुआ है वो एक चीज़, और दयाल को यहाँ पे आरबीआई ने जो अपॉइंट किया है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इन्होंने जो ये लेटर लिखा था है फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को, उसमें लिखा क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेटर है जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने निर्मला सीतारमन को लिखा है, जिसमें लिखा है नीड फॉर कॉशन एंड प्रिवेंटिव स्टेप्स ऑन द अफेयर्स ऑफ आरबीएल बैंक, जिसमें इन्होंने यहाँ पे हमने ऑलरेडी कवर किया है कि विश्ववीर आहूजा को अपॉइंट किया है और जो दयाल हैं उनको आरबीएल की तरफ से ही अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा उन्होंने क्या लिखा है, इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट टोटल एडवांस ऑफ दिस बैंक हैज़ डबल ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स from about rupees 29,000 crore of advances in 2017 it has crossed 58,000 at present। मतलब इनका जो एडवांसेस है वो 29,000 करोड़ से बढ़कर हुआ है 58,000, और इनके जो बैड लोन्स और ग्रॉस एनपीए जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और इनका जो ग्रॉस एनपीए है वो सिर्फ 357 करोड़ था, लेकिन अगर हम आज देखें तो वो 357 करोड़ से बढ़ के हुआ है 2600 करोड़। और यहाँ पे उन्होंने एक टेबल दिखाया है, उस टेबल में उन्होंने दिखाया कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ईयरली बेसिस पे है वो तो इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ ही रहा है, लेकिन जितना भी ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं वो एडजस्ट हो रहा है इनके प्रोविजन से जो बैड लोन्स के साथ लिंक किए गए हैं, और उसका रिजल्ट जो है वो है नेट प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे अगर 2007 में अगर उन्होंने प्रॉफिट कमाया है वो अगर 474 यहाँ पे बैड लोन्स का जो प्रोविज़न है उससे अगर हम एडजस्ट करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचता है तो वो सिर्फ 446। वैसे ही अगर 221 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 3091, बट बैड लोन्स के प्रोविजंस में एडजस्ट करने के बाद जो कि है 2583, हमारे पास नेट प्रॉफिट बचता है सिर्फ 508। तो ये तो, और ये जो है ये कम नहीं हो रहा है इनका जो बैड लोन है। इसके साथ उन्होंने लिखा है कि देयर आर आल्सो रिपोर्ट that bank has been over indulging in retail credit, microfinancing and credit card and consequently has burnt its finger resulting in weakening the financial of the bank। मतलब इन्होंने बैड लोन तो दिए ही हैं ऑलरेडी होलसेल एंड कॉर्पोरेट लोन्स में, लेकिन उसके अलावा जो इनके रिटेल लोन हैं या फिर माइक्रो फाइनेंसिंग क्रेडिट कार्ड हैं वो उसमें भी इनको घाटा ही हो रहा है। तो इन द बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम इनकाउंट बाय द प्राइवेट बैंक लाइक येस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, इन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि immediately intervene in the matter in the interest of the depository of the private sector bank and consider necessary steps इंक्लूडिंग मर्जर ऑफ दिस बैंक विद द पब्लिक सेक्टर बैंक। मतलब इसमें तो ये आप इंटरवेन कीजिए, इसके साथ ही इस बैंक को मर्जर करने का उन्होंने प्रस्ताव भी रखा है फाइनेंस मिनिस्टर को। तो ये सब खबरें अगर हम देखें तो ओवरऑल जो बैंक की हालत है वो ठीक नहीं लग रही है। भले इनके क्वार्टरली रिजल्ट में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन इनके बैड लोन या रिटेल क्रेडिट या फिर क्रेडिट कार्ड का जो भी अगर हम देखें तो वो बहुत पुअर है, और इनके जो एनपीए और ग्रॉस एनपीए है वो भी बढ़ के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस फिनेंशियल सेक्टर जो भी इनका है उसमें इंटरवेन करके इसको प्रॉपरली मैनेज करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखते हैं आरबीएल बैंक का एक स्टेटमेंट आया कि आरबीएल बैंक हैज़ आरबीआई's फुल सपोर्ट 26 दिसंबर को। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इनके पास लिक्विडिटी अराउंड 15,000 करोड़ है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इनको आरबीआई का फुल सपोर्ट है, और इनकी जो लिक्विडिटी है उसके साथ इनकी जो डिपॉजिट एक्रेशन है वो भी स्ट्रॉन्ग है, और इनके डिपॉजिट बढ़े हैं 40% से लास्ट 19 मंथ में। अब इसके बाद और एक न्यूज़ आई है 26 दिसंबर को, ये जब ये दो डिसीजन ऑलरेडी ले लिए गए थे उसके बाद राकेश झुनझुनवाला और आर के धमानी इन्होंने अप्रोच किया आरबीआई को कि इनको आरबीएल बैंक के 10% स्टेक चाहिए। तो ये जो रिक्वेस्ट है वो तो अभी प्रोसेसिंग एग्जामाइन हो रही हैं, और ये एग्जामाइन होने के बाद प्रोसेस होगी या जो भी होगी उसको टाइम लगेगा। लेकिन ऑलरेडी जो पैनिक हुआ है मार्केट में आरबीएल बैंक की वजह से
कि इसमें जितने भी जो भी डिसीजन हुए हैं वो पैनिक तो ऑलरेडी हैं, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला या दमानी अगर आपको लगते हैं कि इसके 10% स्टेक लेंगे और वो स्टॉक ऊपर जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो अभी प्रोसेस में है। ये अपना स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करेगा, और तब तक जो है वो आरबीएल बैंक का स्टॉक जो है वो थोड़ा पैनिक पे रहेगा। मे भी हो सकता है ये प्रेशर में आके इसमें पैनिक सेलिंग भी हो जाए या फिर लोअर सर्किट भी लगे, ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि मार्केट मोस्टली न्यूज़ बेसिस पे चलता है या फिर कभी कभी इमोशन बेसिस में भी चलता है। भले ही हो सकता है कि इसमें इतना बैंकिंग सेक्टर में इतनी बुरी हालत नहीं है, लेकिन जो भी न्यूज़ आ रही हैं और वो भी वीकेंड पे आई और बैक टू बैक ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो हो सकता है इमोशन में आके मार्केट में हमें आरबीएल बैंक में पैनिक सेलिंग दिखाई दे सकती है। तो चलिए देखते हैं चार्ट में क्या दिखता है। तो चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बना के रखी है, और यहाँ पे है वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन। तो सपोर्ट जो है वो है 157 का। तो देखिए अगर ये सपोर्ट यहाँ अभी तो हमारा 172 पे चल रहा है, लेकिन अगर ये 157 पे आता है और ये ब्रेक करके सस्टेन होता है, तो उसके बाद हमें सपोर्ट मिलेगा 103 पे। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो 157 का एक सपोर्ट या फिर स्टॉप लॉस लेके चलिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, इसमें तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं। एक तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके ये ऊपर चला जाए, या तो फिर ये सपोर्ट है इसको ब्रेक करके नीचे चला जाए। और जिस तरीके की खबरें हैं यहाँ पे डाउनवर्ड जो हैं वो ज़्यादा हमें चांसेस लग रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।